बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 से के बारे में कंप्लीट लेक्चर सीरीज, और इसमें हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा ये एक्ट जो है, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर किन किन चीज़ों की बात की गई है और ये कैसे जो सेनेट के इलेक्शन है वो कैसे होते हैं, जनरल इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पूरे सेक्शंस के अंदर। तो आज हमारा पहला चैप्टर है जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर है, तो उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है चैप्टर वन, सॉरी आर्टिकल एक्ट जो है, सबसे पहले ये इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये मंडे अक्टूबर 2 अक्टूबर 2017 में जो है पब्लिश हुआ, या आप यूँ कहने का मंजूर हुआ। और ये उसके जितने भी एक्ट सेक्शन हैं ये उसके अंदर हैं। तो सबसे पहले सेक्शन वन हम देख लेते हैं। सेक्शन वन में हमें ये बता रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इलेक्शन एक्ट 2017। इसको आप इलेक्शन एक्ट 2017 के नाम से पुकारेंगे। मैं थोड़ा तेज तेज करता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो और बात जो है वो जल्दी आप तक पहुँच जाए। दूसरा ये कि ये पूरे पाकिस्तान में फैला होगा, और तीसरा ये कि ये एक ही बार जो है वो लागू हो जाएगा। तो ये इसके पहले पॉइंट के अंदर तीन बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है। सेक्शन टू के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, तो चूंकि स्टार्ट के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई एक्ट के अंदर तो शामिल करनी ज़रूरी थी, और ये बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है जो टेस्ट है इलेक्शन ऑफिसर का उसके लिहाज से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलिम की डेफिनेशन है। तो आलिम से मुराद वो शख्स है जो 16 साल की डिग्री जिसने आलम में ली हो, और साथ उसका 20 साल का एक्सपीरियंस भी हो टीचिंग ऑफ इस्लामिक फिलोसफी एंड इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी और डिग्री भी, तो तब उसको हम आलिम कहेंगे, और वो तब ही जो है जो है आगे जो है किसी सीट पे आ सकेगा, या इस पूरे एक्ट के अंदर जिसके अंदर बात हो रही है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। अब एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ से मुराद ये होगा कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविजनल के अंदर आती है, चाहे वो जो नेशनल असेंबली के अंदर आती है, वो दोनों गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसके लिहाज से इसमें बात होगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आर्टिकल का लफ्ज़ अगर इस पूरे इलेक्शन एक्ट में आएगा तो इसका मतलब होगा कि आइन का जो आर्टिकल है, ठीक है, कोई और आर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ आइन के आर्टिकल से ही इसके अंदर बात की होगी। असम्बली का लफ्ज़ आएगा तो इससे मुराद सूबाई और कौमी असम्बली दोनों होगी। नेशनल असम्बली आपको पता है इस्लामाबाद में, और सूबाई असम्बली जो 4 सूबों की हैं। एसेट, एसेट से मुराद होगा वो प्रॉपर्टी जो एक कैंडिडेट या मेंबर की होगी। अब कैंडिडेट से मुराद वो है जो अभी अपनी जो है दरख्वास्त दी इलेक्शन में लड़ने के लिए, और मेंबर वो होगा जो असेंबली के अंदर बैठ गया, उसको मेंबर कहते हैं। तो दोनों केसेस में उसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उसकी पैसों की बात हो रही है, तो उसको हम एसेट से नाम देंगे यहाँ पे। बाई इलेक्शन से मुराद वो इलेक्शन है जो किसी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कोई सीट वैसे खाली हो गई, किसी ने इस्तीफा दे दिया है, या कोई मेंबर जो है वो फौत हो गया है, तो उसकी जगह पे जो इलेक्शन होते हैं उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। उर्दू में आप कह लें ज़मनी इंतखाबात जो होते हैं। नीचे जी कैंडिडेट, कैंडिडेट से मुराद वो बंदा होगा जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा एज अ मेंबर, यानी किसी भी असेंबली या किसी सेनेट या किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो बंदा अपने आप को पेश कर रहा है उसे हम कैंडिडेट कहते हैं। कोड से मुराद क्या है? मी कोड से मुराद होगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1988, एक्ट 5 ऑफ 1898। तो ये जो कोड से मुराद वो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर यानी जराइम की कोड्स हैं, वो दफ़ा हैं, क्या कहते हैं उसको, दफ़ा ही कहते हैं ना। तो वो जितनी भी दफ़ात हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं, कोड लफ्ज़ के अंदर सारा आ जाता है। कमीशन से मुराद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2018 के तहत नामजद किया गया होगा। इसी तरह कमिश्नर जो है, सॉरी इलेक्शन कमीशन, कमीशन से मुराद वो महकमा होगा, ठीक है, जो आर्टिकल 2018 के तहत बना हुआ है, जो अपना आइन है उसके। और कमिश्नर से मुराद वो बंदा होगा जो जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ठीक है, वो होगा, और जो 2013 आर्टिकल के तहत अपॉइंट होता है। और 2017 के तहत एक्टिंग चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर होते हैं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो उसकी जगह जो आएगा उसे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। तो वो भी इसी कमिश्नर के अंदर ही हम उसको डिस्कस करेंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तीन आर्टिकल्स हैं, इनका नाम कर याद रख लें। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है, 2013 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है, और 2017 में एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का
जिक्र है। नेक्स्ट हम करते हैं जी कंस्टिट्यूएंसी, तो इससे मुराद हल्का होता है, और हल्के से मुराद जो इस एक्ट के तहत हल्का बंदी होगी उस लिहाज से उस हल्के का नाम होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद आइन, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बात होगी। कंटेस्टिंग कैंडिडेट से मुराद वो सारे के सारे होंगे कैंडिडेट्स, यानी नामजद उम्मीदवार जो मतलब जिन्होंने दरखास्त दी हुई है किसी भी इलेक्शन के लिए, तो उसको हम सबको कहेंगे ये कंटेस्टिंग जो है कैंडिडेट्स हैं। फिर इलेक्शन एजेंट कौन होता है जी? इलेक्शन एजेंट वो बंदा होता है जो किसी कैंडिडेट ने, यानी कि जो बंदा नामजद है, उसने अपनी तरफ से कोई बंदे को रखा हुआ है कि भाई तुमने इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर ना मेरी तरफ, मेरा जो है वो निगरानी करनी है, और मेरी जो है देखने को कोई मेरे वोटर्स को जो है वो गाइड करना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये इलेक्शन एजेंट है। ठीक है, ये वो बंदा कौन करता है? इलेक्शन एजेंट कहाँ होता है जी? पोलिंग से जहाँ वोट डल रहे हैं ना, वहां पर ये बंदा होगा, और इसको अपॉइंट करेगा जो मतलब जिसने दरखास्त दी हुई है, जो कैंडिडेट है, ये उम्मीदवार है, ठीक है, वो करेगा इसको। ठीक है, और ये मतलब इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है? इलेक्शन एक्सपेंसेस से मुराद क्या है? इलेक्शन से मुराद वो सारे के सारे अखराजात हैं, किसी भी सूरत में अखराजात हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में, यानी कि कोई लोन लिया, कोई डिपॉजिट लिया, कोई गिफ्ट मिला, कोई फायदा मिला है इलेक्शन से, किसी किस्म का भी कोई अगर जो आपको है ना आपका खर्चा हुआ है इलेक्शन के ऊपर, वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, और मगर उसमें ये जो आर्टिकल सेक्शन 67 और सेक्शन 11 है ना, इन दो के अलावा जितना भी आपका एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चे हुए हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? इलेक्शन एक्सपेंसेस में आते हैं। और ये किसके खर्चे हैं? महकमे के नहीं है, ये उस बंदे के खर्चे हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, जिसको वोट चाहिए। ठीक है, नामजद उम्मीदवार, उसके खर्चों की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें वो डिपॉजिट नहीं आएगा जो सेक्शन 61 और एक सेक्शन 111 में लिखा हुआ है। ये सेक्शन आगे हमने पढ़ने हैं, फिर भी मैं आपको जरा सा बता देता हूँ कि ये वाले डिपॉजिट वो होता है जो जमानत के तौर पे, या आप यह कह लें कि जो मिसाल के तौर पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ एमपीए बनने के लिए, प्रोविजनल असेंबली के लिए, तो मैं एक खास कीमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी अपने कागजात के साथ जमा कराता हूँ, कोई 30-40 हजार होती है, वो लिखे हुए हैं आगे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो वो पैसे इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्सपेंसेस से मुराद उनके अपने खर्चे हैं, जो दे रहे हैं महकमे को, जो दे रहे हैं अपने कागजात के साथ, वो इसके अंदर नहीं है। वो 61 और 111 के अंदर वो खर्चे डिपॉजिट लिखे हुए हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन है? जी इलेक्शन ऑब्जर्वर वो है जो कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए, इसको देखने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए भाई कि किस तरह का इलेक्शन हो रहा है, हर पोलिंग स्टेशन पे बंदे तैनात करते हैं, तो इलेक्शन ऑब्जर्वर वो होंगे। ठीक है, याद रखें इलेक्शन एजेंट जो है वो कैंडिडेट करता है, और जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है ये कमीशन खुद जो है वो तैनात करता है। फिर जी इलेक्शन ऑफिशियल कौन है? इलेक्शन ऑफिशियल से मुराद सारे के सारे बंदे आ जाते हैं, ढेर सारे। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, हल्के का होता है, फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं नीचे, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का होता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर ये भी पोलिंग स्टेशन में होता है, पोलिंग ऑफिसर ये भी पोलिंग स्टेशन पे होता है। या छोटे छोटे जो दूसरे जो है एजेंसीज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, पुलिस आती है, आर्मी आती है, ये सारे के सारे लोग जितने भी इलेक्शन करवा रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटी, किसी भी ताल्लुक से इलेक्शन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उसको हम इलेक्शन ऑफिशियल्स का नाम देते हैं। उसके अंदर ये सारे आ जाते हैं बंदे। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे जब इसमें ना आगे आगे हम सेक्शन पढ़ते जाएंगे, मजीद आएगी। इलेक्शन प्रोग्राम से मुराद ये सारा का सारा प्रोग्राम जितना भी है किसी जो कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा इस एक्ट के तहत। इलेक्टोरल रोल्स क्या है जी? इलेक्टोरल बेसिकली यार वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर वोटर्स के सारे नाम लिखे होते हैं कि किस किस ने वोट डालना है, किस किस हल्के में, किस किस पोलिंग स्टेशन में किस किस बंदे का वोट है। तो वो सारा का सारा जो है ये वो सारा इलेक्टोरल रोल्स होता है। फॉर्म से मुराद इलेक्शन के लिए या इस एक्ट के अंदर जितने भी फॉर्म है वो सारे के सारे आ जाएंगे, यानी फार्म जिसको उर्दू में बोलते हैं वही। गवर्नमेंट से मुराद जब भी लफ्ज गवर्नमेंट आएगा इससे मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी होगी, और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी होगी, और लोकल गवर्नमेंट भी होगी, यानी हर गवर्नमेंट का जिक्र हो सकता है। गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी इज एक्सपेंसेस, यानी कि गवर्नमेंट के जो अखराजात या वाजिबात हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें वो कोई रेंट पे है, कोई मकान का किराया है, जितने भी गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो सारे आ सकते हैं। मगर वो अखराजात जो इसकी रिकवरी जो है वो किसी कोर्ट की वजह से, यानी अदालत की वजह से रुकी हुई है, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, वो चीज इसके अंदर आपने नहीं डालनी। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोन की। लोन कहते हैं कर्जे को, जो कर्जा है वो लिया हुआ है, जो भी उसके अंदर होगा वो सारा का सारा कर्जे की जो है बातें होंगी हुकूमत की, वो
और इसमें वो नहीं आएगा कर्जा जो किसी कोर्ट की वजह से, अदालती वजह से जो है उसकी रिकवरी जो है वो रुकी हुई है, तो उसको हम नहीं कहेंगे। लोकल गवर्नमेंट से मुराद क्या है जी? लोकल गवर्नमेंट से मुराद जो बल्दियाती हुकूमतें होती हैं, उसको बेशक जिस नाम से भी वो हो, जिस सूबे में जिस मतलब नाम से हो, उसको लोकल गवर्नमेंट को बल्दियाती निज़ाम की या बल्दियाती हुकूमत जो उतनी भी है वो आप उसमें लेंगे। मेंबर से मुराद क्या है? मेंबर उसको कहेंगे जो नेशनल असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मुंतखब हो चुका है, तो उसको फिर मेंबर का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं इस टाइम, कौमी असेंबली में, ये सारे के सारे मेंबर, इनको हम मेंबर कहते हैं। अच्छा जी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये नादरा है, तो भाई ये नादरा ही का मुखफ़फ़ है, इसमें मजीद कोई नहीं। पॉलिटिकल पार्टी क्या है जी? पॉलिटिकल पार्टी से मुराद है कुछ लोगों की ऐसी तंजीम जिसका खास मकसद ये होता है और एक खास उनका एक नुक्ता नज़र होता है, और वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी तरह के इलेक्शन में, चाहे वो किसी पब्लिक ऑफिस का इलेक्शन हो, ठीक है, ये देखिए पब्लिक ऑफिसर का इलेक्शन हो, या किसी असेंबली, सेनेट या लोकल गवर्नमेंट को, यानी इसमें चारों चीजें आती हैं। इसमें पब्लिक ऑफिस के भी इलेक्शन के लिए भी जो बनाई जाती हैं ये तंजीमें, ये उसमें भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद वो आबादी जो लास्ट सेंसस, वो मिसाल के तौर पे जिस तरह भी लास्ट मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें जो पॉपुलेशन होगी जो ऑफिशियली पब्लिश होगी, तो उससे वो पॉपुलेशन मुराद है। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि इस रूल्स, इस असूलों के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड है वो चीज होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने आपको बताया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ पे होता है जी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग स्टेशन पे, ठीक है। जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो बंदा होगा, उसको जो पूरे देखेगा इलेक्शन के निज़ाम को, उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। और इसके अंदर एक्टिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आ जाएगा अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के किरदार अदा कर रहा है, यानी एपीओ भी आ जाएंगे अगर वो प्रेसिडेंट ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं प्रोविजनल का मतलब क्या है जी? प्रोविजनल का मतलब होता है अनऑफिशियल या नॉट फाइनल, जो चीज अभी फाइनल नहीं हुई उसको, यानी कि वो जब होते हैं ना, वोटिंग होती है, गिनती कर लेते हैं, तो एक पेज के ऊपर जो है वो सारी गिनती करके हम ना बता देते हैं, तो उसको कहते हैं कि भाई ये अनऑफिशियल है या नॉट फाइनल, प्रोविजनल। फिर 3 दिन बाद जाके जो है वो फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपने देखा भी होगा खबरों में जी गैर हतमी नतज आ गए। वो जो गैर हतमी होते हैं उसे हम प्रोविजनल कहते हैं, जो शुरू शुरू में आते हैं, अनऑफिशियल होते हैं और नॉट फाइनल होते हैं। अच्छा जी, आगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होगा? जिसकी रजिस्ट्रेशन पे जो है वो ड्यूटी लगी होगी, ठीक है, उसको हम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। और इसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी आ जाएगा अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जो है वो काम से अंजाम दे रहा है। रिटर्न कैंडिडेट कौन होते हैं जी? रिटर्न कैंडिडेट से मुराद इस एक्ट के अंदर वो होंगे जो इलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो मुंतखब हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या है? रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होगी जो सारे के जो अगर किसी ने कोई क्लेम कर दिया है, कोई ऑब्जेक्शन लगाया है किसी इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो रिवाइज करने के लिए, दोहराई करने के लिए जो अथॉरिटी, उसे रिवाइजिंग अथॉरिटी कहेंगे। रूल से मुराद इस तमाम सेक्शन के एक्ट्स के रूल, सेक्शन से मुराद इस एक्ट के जितने भी सेक्शन है सारे वो, टैक्स से मुराद वो हुकूमत जो पैसे लेती है वो टैक्स, ठीक है। और अगर वो मगर वो टैक्स इंक्लूड नहीं होगा जो किसी कोर्ट की वजह से, अदालती फैसले की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। टेक्नोक्रेट क्या होते हैं? ये टेक्नोक्रेट की ये डेफिनेशन आजकल आपको पता है, सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें ये टेक्नोक्रेट का लफ्ज बड़ा आ रहा है। टेक्नोक्रेट बेसिकली सीट होती है, ठीक है, और ये सीट होती है सेनेट के अंदर, और सेनेट के अंदर इन टेक्नोक्रेट्स की सीट होती है, और ये किस वजह से होती है? ताकि ये कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें जो है उसको समझ सके। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए 16 साल की टेक्नोक्रेट्स में, और यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग वाली डिग्री, ठीक है। और सिंपल उसका 20 साल का तजर्बा होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल पे, ठीक है, तो तब वो उसको हम कह देंगे ये टेक्नोक्रेट है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स वो जितने भी नामजद उम्मीदवार हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है और वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है, पेपर नामजदगी जो पेपर है वो सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए वोटर। वोटर से क्या मुराद है? इसके अंदर कुछ मजीद ज्यादा डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वोटर से मुराद अगर तो असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के लिए हो रही है, यानी कि नेशनल असेंबली, असेंबली में नेशनल और सूबाई असेंबली आ जाती है ना, तो वो असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के लिए हो रही है, तो इससे मुराद ये पर्सन जो इलेक्टोरल रोल के अंदर है, जो एक लिस्ट के अंदर है, जो बंदे वोट, यानी हम,
जितनी भी आम आवाम है जो वोट डालती है, वो सारी की सारी वोटर होगी। अगर हम किसकी बात करें, असेंबली और लोकल गवर्नमेंट की। दूसरा है जी, अगर सेनेट की बात करें तो फिर कौन से लोग वोटर हैं। तो सेनेट को वोट हम नहीं डालते, सेनेट को वो वोट डालते हैं जो किस में बैठे हैं, प्रोविजनल असेंबली में, यानी एमपीए, हर पंजाब असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, बलूचिस्तान असेंबली, सिंध असेंबली। तो वो जो एमपीएस बैठे हैं वो सारे के सारे प्रोविजनल असेंबली होंगे। और फिर दूसरे वोटर कौन होते हैं, जो जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, ठीक है। तो नेशनल असेंबली वाले जो है वो दूसरे नंबर पे होंगे वोटर। और तीसरे नंबर पे वोटर वो होंगे जो फाटा की सीटों पे नेशनल असेंबली में आए हैं। अब ये फाटा वाली नेशनल असेंबली वाली बातें खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब ये केपीके का ही हिस्सा बन चुका है जो है फाटा। तो इसलिए अब ये वाला जो है ना, ये तरमीम हो चुकी है और ये गायब हो चुका है यहाँ से, ठीक है। खैर, सेनेट को वोट कौन देता है जी, एमपी और एमएनएस, ठीक है। तो उनमें जब सेनेट की बात होगी तो वोटर वो होंगे। और जब अगर आम इलेक्शन की बात हो रही है, असेंबली वाले, लोकल गवर्नमेंट वाले, तो वोटर से मुराद आम आवाम होगी जो इलेक्टोरल रोल के अंदर है, खास हल्के के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेसन। चैनल को आप प्लीज कर दिए सब्सक्राइब। कंप्लीट लेक्चर्स के लिए यहाँ क्लिक करें, नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू फॉर watching. Allah Hafiz. Signing off, Rizwan.